क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटे आपका जनमत हरियाणा में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं। वो शख्सियत जींद विधानसभा क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत है और कहा जाए तो कांग्रेस की राजनीति की भी बहुत बड़ी जानी मानी शख्सियत है। आज हमारे साथ हैं प्रमोद सहवाग जी, जिन्होंने जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर, जो कि कहते हैं ना कि कॉलेज से ही शुरू किया। एनएसयूआई के चुनाव लड़े और विधानसभा तक के भी चुनाव लगे कांग्रेस से, और कभी कांग्रेस से अलविदा कहने की इन्होंने सोची भी नहीं, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि भाई कहते हैं ना भीतरघात भी होते रहते राजनीति में। और राहुल गांधी जी के सबसे करीबी माने जाने वालों में से एक हैं, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा में उनके साथ रहे, उनके एक साथी बन के रहे, दिन हो रात हो वो साथ चलते रहे। तो आज है हमारे साथ प्रमोद सहवाग जी। प्रमोद सहवाग जी से सीधा पूछेंगे कि जींद की जनता के लिए उनके क्या विचार हैं और क्या समस्याएं हैं, और उसका सॉल्यूशन यानी कि उनका हल क्या कैसे निकलेगा। प्रमोद सहवाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रमोद जी, एक चीज होती है कि आप छात्र जीवन से राजनीति में आए, और छात्र राजनीति कहते हैं कि जो छात्र राजनीति जिसने कर ली, एक तो माना जाता है सरपंच गांव का फाइट करना, एक छात्रों की राजनीति करना, वो मैन टू मैन मार्किंग के चुनाव होते हैं। फिर उसके बाद आप राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। कुछ आपको अड़चने भी आई कांग्रेस में, फिर उसके बाद भी आपने कांग्रेस को कभी अलविदा कहने की सोची नहीं आज तक, और आपने 2014 का भी चुनाव लड़ा, और ऐसा चुनाव लड़ा जो मेरे को अपना सर्वे, जो हमारा चैनल का सर्वे बताता है कि उस टाइम पे आप दूसरे यानी कि दूसरी ऐसी सीट थी कि इतने मार्जिन से आप पीछे रह गए थे। नहीं तो हरियाणा में कुल 15-16 सीटें आई थी कांग्रेस की। तो प्रमोद जी, जींद की जनता के लिए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मेन समस्याएं क्या हैं, और उसके लिए जब आप विधायक बने या फिर कोई ऐसा आपको पद मिलता है कि आप कुछ कर सके लोगों के लिए, तो वो विजन क्या है? उस विजन के बारे में मैं पूछना चाहता था। आपने जो आज अपने चैनल के थ्रू ये बात उठाई है कि भाई जींद की समस्या क्या है और विजन क्या है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पुराना जिला होने के बाद भी आज हम निरंतर विकास के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। जींद शहर जो है, आप इसको मीडा जी यहाँ से 4 बार के उनके पिताजी और वो विधायक है, लेकिन ये शहर मूलभूत सुविधाओं से भी त्रस्त है। हमें साफ पानी हम ये नहीं कहते कि भाई आप पता नहीं हमारे लिए क्या ला दो यहाँ पर, हम पीने का पानी साफ मांगते हैं जो ये सरकार अभी तक नहीं दे पाई। हम ये चाहते हैं कि हमारे रोड जो है, सारे रोड ठीक ठाक हालत में हो, कम से कम उनमें गड्ढे ना हो, बरसात के समय जो लोग परेशान होते वो ना हो, वो यहाँ पर नहीं है। चिकित्सा के लिए जींद में 200 बेड का हॉस्पिटल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया था, लेकिन उसमें आज तक डॉक्टर नहीं है। मैं 2 बार अलग अलग समय, एक बार 3 दिन, एक बार 2 दिन के लिए मैं धरने पर बैठा हॉस्पिटल के सामने कि भाई यहाँ पर डॉक्टर्स की जो है अपॉइंटमेंट करी जाए, ट्रांसफर करी जाए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में 59 पोस्टें हैं, जिसमें से आज तकरीबन 65% तो खाली है। पूरे जिले की यही हालत है। रेडियोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, बच्चों के लिए पेडियाट्रिशियन हो, बहुत सारी ऐसी है। एमआरआई के लिए आप चले जाओ, बाहर गेट से बाहर निकलोगे सारी सुविधाएं मिलती हैं, जब हॉस्पिटल में घुसते हो आप कुछ नहीं मिलती है। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए हम तरस रहे हैं। स्टेडियम जो था उसको 10 साल हो गए बने, उसको हैंडओवर नहीं किया, रैली स्थल उन्होंने बीजेपी ने बना दिया है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पर है, क्योंकि जींद अब इतना अच्छा कनेक्टिविटी हो गई है जींद की, लेकिन यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है। HSIDC कोई बड़ा पार्क लेके आता ताकि बच्चों को सरकारी या प्राइवेट जॉब्स लगे। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इस शहर में 2 साल पहले तक
सारे आप किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाते, चाहे हुड्डा की थी, डीआरडी के सामने पटियाला चौक पे जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, सारी जगह पे कोचिंग सेंटर्स होते थे बच्चों के। ये जो नौकरियां कोचिंग दिलाते हैं नौकरियों के लिए, सब बच्चे लाइब्रेरियां होती थी उसमें पढ़ते थे। आज वो सारी बंद हो गई है और उसकी जगह 89 विदेशों में जान भेजने वाले सेंटर खुल गए हैं। आप ये देखो कि 89 सेंटर जींद में खुले हैं, क्या आलम होगा। एक एक गांव से 500 बच्चे विदेश में जा रहे हैं, जमीन जायदाद माँ बाप बेचकर उनको रिस्क उठाकर बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे बच्चों को कहाँ बैठाए, कहाँ पर उनको नौकरी दिलाए, एक बड़ी समस्या ये है। यहाँ पर आप रजिस्ट्री कराने चले जाओ, आपको कमीशन देना पड़ता है 400 रुपए गज का। आप इसमें कमेटी में चले जाओ, आप वहां पे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट मचा रखी है। आपकी ही जमीन, आपका ही घर दूसरी कॉलोनी में दिखाएंगे, उसको ठीक कराने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है। बात यह है कि बिना पैसे आप यहाँ कुछ नहीं करा सकते, और शाम को ये सारा पैसा इकट्ठा किसके पास जा रहा है, जींद की जनता अच्छी तरह जानती है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जो कि जींद में मैंने जितना भी हमारे चैनल ने सर्वे किया है देखा है, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बच्चे जींद के आसपास के गांवों की जमीन बेचकर और ऐसे तरीके से जाते हैं कि अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो वापस भी नहीं आ पाते। और एक एक एकड़ किसी का 1 एकड़ है, किसी का 2 एकड़ है। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा, एक और सवाल है मेरा इसी से रिलेटेड है कि हम इसको, आप हमारे चैनल को ये बताइए कि आप इसको कैसे रोकेंगे अगर आपके पास एक ऐसा पद, क्योंकि एक विधायक ही नहीं होता, क्योंकि सरकार के पास पता नहीं कितनी चीजें होती है देने के लिए, ऐसे पद पे आ जाते हैं, तो ऐसे जो पलायन हो रहा है युवाओं का, तो उसको रोकने के लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर विषय है देखा जाए तो। क्योंकि मैंने काफी न्यूज चैनल में भी देखा है और भी देखा है बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे कि डेड बॉडीज तक बच्चों की नहीं आती, कोई पनामा जंगल है उसके अंदर होता है सॉरी। तो इसके लिए आप क्या कोई सोच रखते हैं कि भाई ऐसा पलायन रुके, कुछ हो? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसी संज्ञान में एक बात और आपके में लाना चाहता हूँ, इसी संज्ञान में, कि पहले जब ये अग्निवीर स्कीम नहीं थी तो आप सुबह 4 बजे पूरे हरियाणा में निकलते तो हर गांव में नौजवान जो है सड़कों पर आपको मिलता था। 4 बजे 5 बजे हर सड़क पर आपको, हर गांव से पहले शहर में दौड़ता हुआ। आज वो सब बंद है। किसी शहर में चले जाओ, क्यों? क्योंकि एक उम्मीद थी कि कम से कम पुलिस में, फौज में एक रिस्पेक्ट की नौकरी तो मिलेगी। आज वो भी बंद कर दी, वहां भी कच्चे कर्मचारी है, तो वो उत्साह खत्म हो गया है। दूसरी जो है, जिनको नौकरियां सरकारी खाली पड़ी है, सरकार निकाल रही है तो पेपर आउट हो जाते हैं, कोई हाई कोर्ट में चला जाते हैं, तो सारी अटकी पड़ी रहती है। सिर्फ डी ग्रुप की कुछ निकालते हैं, ऐसा है। और डी ग्रुप की निकाल के तो हरियाणा वासी जो डी ग्रुप में लगते हैं, जितने एसडीओ लगते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चरर लगते हैं, वो सब बाहर के स्टेटों के लग रहे हैं। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन इसके साथ ये कहना चाहता हूँ, यदि हमें मौका मिलता है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो जींद के अंदर सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि कम से कम जो इंजीनियरिंग कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, ITI कर रहा है, उसको जींद में अपने घर में एक अच्छी सम्मानजनक उसको नौकरी मिले। जब तक सरकारी हो तो सरकारी की रेगुलर भर्तियां चलती रहनी चाहिए। और हमारे तो मैनिफेस्टो में कहा गया है कि भाई सरकार बढ़ती है तो देश के अंदर जो ये अग्निवीर जैसी स्कीमें इनको रद्द करेंगे। रेलवे में पोस्टें लाखों में खाली है लेकिन कोई नहीं भर रहा। SSC में भी ऐसे यही हाल है। तो पूरे आप देख लो हरियाणा के अंदर तो क्या हुआ, चेयरमैन तक जेल में गए लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो लोगों में बड़ी निराशा है, इसलिए ये सेंटर खुले हैं। जहां जींद में किसी को बाहर जाने का ये नहीं पता था कि भाई अमेरिका कैसे जाते हैं, आज आप गांव में चले जाओ, एक एक बच्चा आपको रास्ते बता देगा डोंकी के कि कहाँ से यानी कि आपको प्लेन पकड़ना और कहाँ उतरना है, कहाँ से आपको नदी क्रॉस करनी है, क्योंकि इतने बच्चे जा रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तब जाके वो विदेशों में जा रहे हैं और जमीन जायदाद बेचकर जा रहे हैं। बड़ी दुख बात है। और कितने बच्चों के जो बच्चे हैं उनकी डेड बॉडी तक लाने के पास माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। इससे दुखदाई बातें और क्या होगी।
जहाँ तक हमारे शहर की बात है, इस शहर को यहाँ के विधायक ने पिछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए हम तरस रहे हैं। हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर हमें नहीं मिल रहे। हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुडा साहब ने बनाई, लेकिन उसमें आज तक परमानेंट नियुक्तियां नहीं हुई है। सीटें खाली पड़ी है, आपस में कभी वीसी का लेक्चररों के साथ, कभी रजिस्ट्रार के साथ झगड़े रहते हैं, उसमें परमानेंट पोस्टें अभी तक फिल नहीं हुई। ऐसे ही हॉस्पिटल का, ऐसे ही जो लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया है या गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कोएड कॉलेज है, उनमें आप देख लीजिए लेक्चरर्स की कमी है। स्कूलों का ये हाल है। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई, स्टेडियम में कोचे हमारे अपॉइंट कर दो, रोड हमारे ठीक ठाक बना दो, सीवरेज सिस्टम को सुधार दो। इतना करप्शन हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मोटी कि रोहतक रोड पे इन्होंने अच्छी खासी सड़क को खोद के छोड़ दिया। 2 साल तक जब लोग सड़कों पर नहीं आए, जब तक उसको नहीं छेड़ा, फिर कहा कि हमने इसमें बरसाती पाइप बिछाएंगे ताकि शहर को बरसात के दिनों में डूबने से बचाया जा सके। और जब लोग बिल्कुल दुखी हो गए तो इन्होंने बरसाती नाले जो है पाइपें डाल दी। पहली बारिश में वो रोड धंस गया। तो खुद जब फिर हंगामा हुआ, भाई अभी तो इतने करोड़ों का बजट जो है वो आया और सड़क कैसे धंस गई, उसको खोदा गया तो पाइप ही नहीं मिले। इस लेवल का करप्शन जींद में हो रहा है। और ये किसकी उसमें फल फूल रहा है, ये जींद के हर एक आदमी से आप पूछोगे तो सबको पता है कि ये सारा करप्शन का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। एक आखिरी सवाल, आपका परिवार क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि से था कि आप ही राजनीति में आए? नहीं, यहाँ पर मेरे पिताजी जो है वो रेड क्रॉस में सेक्रेटरी थे। तो सोशल वर्क से तो हम शुरू से ही उनको देखते आ रहे थे कि भाई वो हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप है, लड़कियों की सिलाई सेंटर है, महिला आवास जो कामकाजी सेंटर होता, हॉस्टल था, वो उन्होंने बनवाया। जितना रेड क्रॉस के भवन उन्होंने बनवाए यहाँ पर। तो शुरू से ही हम देखते आ रहे थे कि भाई जो जरूरतमंद की जो रेड क्रॉस मदद करता था वही सीखने को हमें मिली। मेरे पिताजी अब रिटायर है, सारा दिन यहाँ ऑफिस में लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं, बैठ के अपने गपशप भी मारते हैं। मैं ही इकलौता हूँ जो पॉलिटिक्स में आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BSc LLB करके उसके बाद NSY वहाँ रहते ज्वाइन की थी। NSY से फिर यूथ कांग्रेस में आए, वहाँ भी 2 इलेक्शन लड़े। फिर पार्टी ने मुझे 2014 में मौका दिया और अब की बार देखते हैं क्या होता है। आपकी बार भी मौका मिलेगा तो क्या प्रमोद सहवाग जी को हम विधायक देखें कि मंत्री देखें विधायक के बाद? देखिए, ये तो जींद की जनता को तैयार करना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे परिश्रम में, ईमानदारी में कोई कमी नहीं रही। जब हम 2014 में जब कांग्रेस का राज था, हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से हमने इस शहर के लिए बहुत काम कराए। ऐसी गलियां पक्की कराई, सीवरेज सिस्टम डलवाए। जब विधायक इनेलो के होते थे मिड्डा साहब, तो उसके बाद भी हम यहाँ पर काम कराते थे। तो कोई नहीं कह सकता कि भाई हम लगातार लोगों की आवाज उठाते रहे, लगातार लोगों से संपर्क में रहे, उनके दुख सुख में शामिल हुए। और जब जरूरत पड़ी है तो भाजपा सरकार के खिलाफ काले झंडे उठाने में हमने कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह को हमने झंडे दिखाए, खट्टर साहब को 2 बार मेडिकल कॉलेज ना बनवाने के उसमें देरी करने के लिए मैंने काले झंडे दिखाए, हमें थाने में अरेस्ट करके रखा। तो 2 बार हमने वो काम भी किए हैं। तो आपने देखा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से परिवार नहीं, ये सामाजिक पृष्ठभूमि का परिवार। रेड क्रॉस में जब प्रमोद सहवाग जी के पिताजी थे, उन्होंने जहां तक हो सका लोगों की मदद करी, क्योंकि रेड क्रॉस से एक ऐसी सोसाइटी है जो कि भूमि का परिवार। रेड क्रॉस में जब प्रमोद सहवाग जी के पिताजी थे, उन्होंने जहां तक हो सका लोगों की मदद करी, क्योंकि रेड क्रॉस से एक ऐसी सोसाइटी है जो कि लोगों की मदद के लिए बनी है। और उसके अंदर भी रहते हुए एक लाइन पार करके अगर लोगों की मदद की जाती है तो काबिले तारीफ है। तो आज प्रमोद सहवाग जी से ये खास बात आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इनके द्वारा बताई गई समस्याएं असल में जींद में हैं और उनका निवारण जो इन्होंने बताया है, जब कहते हैं ना कि भाई कुछ आ जाएगा हाथ में तभी किया जाएगा, तो वो जो निवारण बताया है, जो समस्याएं हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जहां तक हो सके इस चीज को वो करें। तो प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।